होटल के अंदर एक शानदार पार्टी चल रही थी, जहां कई करोड़पति लोग तरह तरह की डिशेस खा रहे थे, जिनमें से आधा खाना वे लोग सिर्फ झूठा करके फेंक दे रहे थे। इसी वक्त होटल के एक वेटर ने देखा कि बाहर एक बच्चा भूख से रोता हुआ खड़ा है। वेटर ने होटल के मालिक से छुपाकर बच्चे को खाना खिला दिया, लेकिन मालिक ने कैमरे में देख लिया और वेटर की पूरे महीने की सैलरी काट ली। एक हफ्ते बाद होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां आ गईं। इंस्पेक्टर ने वेटर को नमस्ते किया और बताया कि पिछले हफ्ते जिस बच्चे को तुमने खाना खिलाया था, वह कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि इस शहर के सबसे बड़े मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक 5 स्टार होटल में वेटर था। यहाँ जो हमारा मालिक था, वह बड़ा ही जालिम इंसान था। अगर हम एक दिन की भी छुट्टी कर लेते थे, तो वह हमारी तनख्वाह काट लेता था। हमारी कोई मजबूरी उसके लिए मायने ही नहीं रखती थी, चाहे बीमारी हो या फिर कोई हादसा हो जाए, उसके लिए तो सभी बहाने ही थे। मेरे घर के हालात ऐसे थे कि शायद मुझे काम पर जाना ही नहीं चाहिए था। मेरे घर में 2 ही औरतें थीं, दोनों ही मेरी जिंदगी की सबसे खास और जीने की वजह थीं। और सबसे दुख वाली बात यह थी कि दोनों ही बीमार थीं। मेरी माँ चारपाई पर पड़ी हुई थी, उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, उन्हें सांस भी ठीक तरह से नहीं आती थी। वह रात को अक्सर खांसते खांसते उठकर बैठ जाती थी और मैं उनके सिर के पास बैठा रहता था। मेरी पत्नी की हालत भी आजकल खराब चल रही थी। वह अक्सर बुखार में तपती रहती थी, कभी पेट में दर्द बताती तो कभी सिर में दर्द की शिकायत करती। घर का काम भी उससे पूरी तरह से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह कुछ न कुछ करने की हमेशा कोशिश करती थी ताकि मुझे परेशानी ना हो। बात ऐसी थी कि हमारा घर बहुत ही गंदी जगह पर था। गलियां बहुत ही पतली पतली थीं, नालियां भी उफनती रहती थीं। साथ वाला खाली प्लॉट था तो वहां लोगों ने ढेर सारा कूड़ा करकट फेंक फेंक कर उसे बीमारियों का अड्डा बना दिया था। वहां से हर वक्त गंदगी की बदबू उठती रहती थी और मक्खी मच्छर उसके ऊपर मंडराते रहते थे, जिस वजह से मेरे घर में भी सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची थी। इस बदबू और गंदगी की वजह से हर वक्त कोई न कोई हमेशा बीमार रहता था। कभी मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो कभी मेरी बीवी की हालत बिगड़ जाती थी और मैं बस उन दोनों को देखकर खामोश रह जाता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि मैं इस घर से इन लोगों को किसी अच्छे घर में ले जाकर शिफ्ट कर लूं। मेरी सैलरी बहुत ही कम थी। इतने पैसों में ही राशन, दवाइयाँ और किराया सब कुछ पूरा करना होता था। अक्सर महीने के आखिर में जब जेब बिल्कुल खाली हो जाती थी, कभी कभी तो आधा पेट खाना भी मुश्किल से मिल पाता था, लेकिन फिर भी मैं हर दिन काम पर जाता था, क्योंकि अगर एक दिन भी रुक जाता तो फिर सब कुछ ही बंद पड़ जाता। इसी परेशानी में मैंने एक दिन अपने मालिक से बात की। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा कि मेरे घर में बहुत बीमारियां हैं, खर्च भी बढ़ गए हैं, अगर सैलरी में कुछ तरक्की हो जाए तो आसानी हो जाएगी। वो मेरी बात सुनकर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि तू कौन सा कोई अनोखा काम करता है जो मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूं? बाकी लोग भी तो वही काम करते हैं ना, तू भी वही काम करता है। उसके यह शब्द मेरे दिल में उतर गए। मैंने फिर भी कहा कि मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं मालिक। तो वह कहने लगा, मैं क्या करूं? क्या मैंने तेरे घर में बीमारियां डाल दी हैं? इसके बाद वह पलटकर चला गया और मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उस दिन के बाद मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया। मैं बस शांति से अपने दिन गुजारने लगा। सुबह काम, शाम को थका हुआ घर वापस आना, माँ की खामोश आंखें, पत्नी का कमजोर चेहरा, यह सब मेरे साथ चलता रहता था। दिन भी ऐसे ही गुजर जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि वक्त कब निकल जाता है। मैं अक्सर सोचता था कि शायद मेरी जिंदगी बस यही है, पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होना लिखा है। मेरे साथ ही एक और लड़का भी वेटर का काम करता था। उसका नाम विक्रम था। वह कहता था कि सारी जिंदगी थोड़ी ही हम लोग गरीब रहेंगे, एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे। और मैं उससे कहता था कि हर गरीब बंदा सारी जिंदगी यही सोचकर गुजार देता है कि एक दिन वह भी अमीर हो जाएगा और सेठ बन जाएगा। उसके पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, ढेर सारी दौलत होगी, पैसे होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी नहीं होता।
मुझे तो लगता है कि वह कूड़े का ढेर हम सबको निगल जाएगा। पहले माँ इस दुनिया से जाएगी, फिर मेरी पत्नी, और फिर एक दिन मेरी बारी भी आ जाएगी। विक्रम बहुत ही उम्मीद भरी बातें करता था। वो कहता था कि भगवान सबको देख रहा है, भगवान सिर्फ ये चाहता है कि तुम मेहनत करो, और जब हम मेहनत करते हैं तो हमें फल भी मिलता है। हमेशा बुरे के साथ बुरा होता है और अच्छे के साथ अच्छा होता है। नाइंसाफी करने वाले को हमेशा सजा मिलती है। वो मुझे भगवान की बातें याद करवाता रहता था, जिससे मेरे दिल को सुकून तो मिलता था, लेकिन मेरे अंदर नाउम्मीदी भरी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हमें एक बात के बारे में पता चला कि एक बहुत बड़ा मुजरिम था, जिसके सिर पर सरकार ने कम से कम 50 लाख रुपये का इनाम रखा हुआ था। वो एक हाई लेवल का बहुत ही भयानक मुजरिम था, जिसे हमारे होटल के मालिक ने होटल में छुपा दिया था और एक खास किस्म के कमरे में उसे रखा था, जो कि वीआईपी कमरा था। वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ये बात विक्रम को पता चल गई और उसने मुझे बताया। उसने कहा कि चलो हम जाकर पुलिस को बताते हैं कि वह मुजरिम उधर ही है, और पुलिस से जाकर हम लोग 50 लाख रुपये का इनाम ले लेते हैं। आधे तुम रख लेना और आधे पैसे मेरे हो जाएंगे। मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी और तुम्हारी भी। फिर हमारी सारी परेशानियां ही ठीक हो जाएंगी। 25 लाख रुपये में तो हम अपनी जिंदगी के 25 साल भी नहीं कमा सकते। अगर यहाँ पे काम करते रहे तो, लेकिन ऐसे एक दिन में ही हम कमा लेंगे। मैंने कहा कि तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये वही आदमी है? तो वो कहने लगा कि हाँ, ये वही आदमी है। मैंने कहा कि फिर तो हमें पास के थाने में जाना चाहिए। तो हम लोग इसी के लिए पास वाले थाने में जाने का प्लान बनाकर बैठ गए। हमारे दिल में बहुत सारी उम्मीदें जाग गई थीं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पास 25 लाख रुपए आएंगे। मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपना घर बदल लूंगा, अपनी माँ को एक अच्छे से अस्पताल में एडमिट करवाऊंगा, पत्नी को भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाऊंगा। घर में साफ सुथरी चीजें होंगी, अच्छी खुशबू आएगी मेरे घर में, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पत्नी को यह सब नहीं बताया था। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगी कि आप इतने खुश क्यों हैं? बड़े दिनों के बाद मैंने आपको खुश देखा है। आपकी मुस्कुराहट से ही तो मुझे मोहब्बत हुई थी, और आपने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। मैंने कहा कि अब मैं भी मुस्कुराऊंगा और तुम भी मुस्कुराओगी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसको उम्मीद दी कि हम सभी लोग बहुत खुश होने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर यह बात की, तो वह पुलिस वाला हंसने लगा। वो तो शुक्र है कि पुलिस वाले को हमने अपना नाम नहीं बताया था, क्योंकि अगर यह बात की शिकायत मालिक तक पहुंच जाती तो फिर हमारी नौकरी भी चली जाती। पुलिस वाले ने हमसे कहा कि कितना इनाम है उस आदमी के सिर पर। हमने कहा कि साहब पूरे 50 लाख रुपये का। हमने अखबार का टुकड़ा भी दिखाया तो वह कहने लगा 50 लाख से ज्यादा तो मुझे मिल चुके हैं। हम हैरान थे कि आदमी इस देश में रहते हुए इतना बेधड़क और बेबाक हो गया था कि इस बात का प्रचार जोर शोर से कर रहा था कि मैं तो रिश्वत खाए हुआ हूं, यानी कि उसे किसी भी बात का कोई डर ही नहीं था। हमने कहा कि आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहने लगा कि यह जो सरकार होती है ना, ये मुजरिमों पर इनाम बहुत कम रखती है। 50 लाख रुपये इस मुजरिम के सिर पर इनाम नहीं होना चाहिए था। इसके सिर पर तो कम से कम 50 करोड़ रुपये का इनाम होना चाहिए था। तब शायद कोई इसको पकड़कर सरकार या फिर पुलिस के आगे पेश कर ही देता। 50 लाख रुपये तो हमें 10 दिन में ही मिल गए, सिर्फ यह बात छुपाने के लिए कि यह कहाँ पर बैठा हुआ है। हमें सब पता है, महीने के पैसे हमारे घर पर आते रहते हैं। हम पागल हैं जो उसको पकड़वा दें और हमारे महीने के पैसे बंद हो जाएं, यानी कि हम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खत्म कर दें। अरे नहीं, जब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हमेशा सुरक्षित रखते हैं, उसके अंडे खाए जाते हैं। हम लोग तो उसकी बातें सुनकर हैरान ही रह गए। आखिर में उसने कहा कि वैसे तुम लोगों को यह सब कैसे पता? तुम लोग कहाँ गए थे? हमने कहा कि वो नहीं, हमें तो किसी और ने बताया था और उसी ने ही हमें यहाँ पर भेजा है। पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा, तो फिर उसका कोई नाम होगा, वो बताओ। ये सुनते ही मेरा दोस्त तो अपना ही नाम बताने लगा, लेकिन मैंने फिर कोई फर्जी नाम बता दिया और कहा कि हमें वो पान की एक दुकान पर मिला था। वह कहने लगा कि ठीक है, चलो हम देख लेंगे।
हम जैसे तैसे वहां से जल्दी से अपनी जान बचाकर निकले और शुक्र है कि हमने अपना नाम नहीं बताया था। इसका मतलब ये था कि पुलिस भी इसके साथ मिली हुई थी और वह होटल का मालिक भी। ये तो बहुत ही बड़ा करप्शन हो रहा था हमारे देश में। मेरा तो दिल ही टूट गया। एक उम्मीद नजर आई थी और वह भी हाथ से निकल गई। अब कुछ भी नहीं हो सकता था हमारा, बस अपने काम में ही लगे रहना था। वहीं से वापसी पर जा रहे थे कि रास्ते में एक बच्चा भीख मांग रहा था। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 50 रुपये थे। मैंने निकालकर उसको दे दिए। विक्रम ने कहा कि 50 रुपये क्यों दे दिए, 5 रुपये दे देता। मैंने कहा 5 रुपये में आजकल भला क्या ही मिलता है। वह कहने लगा 50 रुपये में तो हम चाय पी सकते थे। मैंने कहा यार देखो वो बच्चा था, कितना छोटा मासूम बच्चा बेचारा भीख मांग रहा था। उसकी कोई मजबूरी ही होगी ना, तभी तो इस तरह से भीख मांग रहा था। विक्रम कहने लगा कि देखो ये लोग मजबूर नहीं होते, बल्कि इन लोगों के तो पूरे पूरे गैंग होते हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। ये हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं यार। उनके सामने हम लोग गरीब हैं। उन्होंने तो हाथ फैलाकर पैसे मांग लिए हैं, हम तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। मैंने कहा कि नहीं यार, जो हाथ फैलाकर मांग रहा होता है ना, वह कहीं न कहीं गरीब ही होता है। विक्रम मुझसे कहता कि तेरे दिल में कुछ ज्यादा ही दया भरी है भगवान ने, लेकिन तेरी जेब तो खाली ही रखी है। अगर तेरी जेब में भी कुछ होता तो फिर यह दया भी अच्छी लग रही होती, लेकिन अब क्या फायदा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दया होनी चाहिए। हमारा समाज आज जिस तरह से बेरहम हो रहा है और इंसानियत को भूल रहा है, इस वजह से बर्बादी होती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब लोगों के दिलों में दया नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ये सब सोचकर हम लोग बहुत परेशान हुए थे, लेकिन फिर उस बारे में भूल गए। भला आप कर भी क्या सकते थे। पत्नी ने भी दोबारा नहीं पूछा कि आप तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक होने वाला था, तो अब क्या हो गया। वह भी अच्छे से समझती थी मुझे, क्योंकि सिर्फ पैसा ही तो मायने नहीं रखता है ना। एक अच्छा जीवन साथी, संतान, हेल्थ, ये सब कुछ भी तो जरूरी होता है। और इन सब मामलों में तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। वह हर मामले में मेरा साथ देती थी, मेरी हर मुश्किल को समझती थी। कभी उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था, कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। औरतें तो सोने के सेट मांगती हैं, कपड़े मांगती हैं, जूते मांगती हैं। गरीब से गरीब इंसान भी तो अपनी पत्नी के लिए कपड़े, साड़ियाँ, सूट, यह सब तो लेता ही है ना। मैंने तो पता नहीं, न जाने कब से अपनी पत्नी के लिए एक सूट तक नहीं बनवाया था। मैं तो उसे महीने में एक अच्छी चॉकलेट भी नहीं दिला सकता था, फिर भी वह मेरे साथ थी। हमारे होटल का जो मालिक था, वह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। उसका रहन सहन एक अलग ही दुनिया का था। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े और चेहरे पर हमेशा घमंड। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे, साफ यूनिफॉर्म, नया बैग और हाथ में हर वक्त महंगा फोन। वे फोन के बिना खाना भी नहीं खाते थे। टेबल पर बैठे बैठे वीडियो चलती रहती थी और माँ बाप गर्व से उन्हें देखते थे। उसकी पत्नी भी अक्सर होटल में आती थी और उसके तो नखरे ही खत्म नहीं होते थे। जब वह होटल में आती थी तो सारा मेन्यू ऑर्डर कर देती थी, कभी यह डिश तो कभी वो डिश। फिर एक एक चीज में चुन चुनकर कीड़े निकालती थी। ये चीज अच्छी ही नहीं बनी है, इसका तो स्वाद ठीक ही नहीं है, ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसकी कमियां गिनाना कभी खत्म ही नहीं होता था। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे और धीरे से कहते थे, भाई इस औरत के क्या नखरे हैं। हम लोग गरीब थे, हमें तो एक प्लेट खाना भी सोच समझकर मिलता था, कभी बचा हुआ, कभी आधा। और यहाँ एक औरत थी जो सारा मेन्यू मंगवाकर भी सुकून में नहीं होती थी। मालिक खुद तो आराम की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन हमारे बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। ना ये पूछा कि तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, ना ये देखा कि तुम्हारी सैलरी में गुजारा हो सकता भी है या नहीं। हम में से किसी के बच्चे बीमार होते तो अक्सर घरेलू नुस्खों से ही बच्चों को ठीक कर लिया जाता था, क्योंकि इलाज कराने के पैसे नहीं होते थे। किसी का किराया रह जाता था, किसी के घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन मालिक के लिए हम सब एक जैसे थे, सिर्फ काम करने वाली मशीनें। वह उल्टे सीधे काम करके
अपने होटल का बड़ा नाम बनाकर बैठा हुआ था। हम दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन नाम उसका होता था, तारीफ मालिक की होती थी और डांट हम लोगों को मिलती थी। एक दिन मालिक ने सारे स्टाफ को बुलाया। उसने बताया कि कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर पार्टी दे रही है। उसकी कंपनी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। मालिक ने कड़क लहजे में कहा कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसने भी गलती की, उसकी सैलरी काट दी जाएगी। ये बात सुनकर तो सबके दिल ही बैठ गए। सैलरी काटना तो हमारे मालिक का पसंदीदा काम था। छुट्टी करो तो सैलरी कट गई, गलती हुई तो सैलरी काट दी जाती, देर से आए तो सैलरी काट दी जाती। बस वह यही करते रहते थे और सच में वह सैलरी काट भी लेते थे। हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि नौकरी का चला जाना तो हमारे लिए मौत के बराबर था। सैलरी पाने वाले आदमी ने अपना एक हिसाब बनाया होता है कि इतने पैसों में राशन होगा, इतने पैसों में दवाई, इतने पैसों में किराया, और बच्चों की फीस जब बीच में से सैलरी काट ली जाती थी तो फिर सारा हिसाब किताब ही बिगड़ जाता था। फिर या तो दवाई छोड़नी पड़ती थी या फिर खाने में कमी करनी पड़ती थी। कई बार तो किसी और से उधार भी मांगना पड़ता था। गरीब आदमी की मुश्किलें यही होती हैं कि वह दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके हाथ और जेब दोनों खाली रहते हैं। वह दूसरों की खुशियां सजाता है, लेकिन उसके अपने घर में उदासी पसरी रहती है। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो खामोशी से यह सब कुछ सहते थे, क्योंकि मेरे पास सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों। जिन लोगों की किस्मत में यह लिख दी जाती है, उन्हीं को इसका अंदाजा होता है। बड़ी बड़ी दुकानों के पास से गुजर जाना और फिर सोचना कि काश अपने घर वालों के लिए कुछ लेकर जा सकता। अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छे अच्छे कपड़ों को देखकर सोचना कि काश यह अच्छे कपड़े अपनी पत्नी के लिए ले जाता तो वह कितनी खुश होती। फिर जब वह इन कपड़ों को पहनकर मेरे सामने आती तो कितनी खूबसूरत लगती। मैं उसकी कितनी तारीफें करता, या फिर अपनी माँ के लिए कोई अच्छी चीज़ ले जाता, उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर जाता। शायद वह जल्दी ठीक हो जाती। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में हर समय चलती रहती थीं। मैंने अपने आप को इन बातों से निकालने की बहुत कोशिश की। पूजा पाठ में भी अब मैं लग गया था। सुबह शाम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाने लगा था, लेकिन फिर भी शायद मेरे दिमाग में यह बात कहीं न कहीं चलती रहती थी कि मैं अपने हालात से खुश नहीं हूं और बेहतर की उम्मीद ही करता रहता हूं। जिस दिन हमारे होटल में वह बहुत बड़ी पार्टी थी, उस दिन पूरे होटल में शोर ही शोर था। हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। किचन में बर्तनों की आवाज़, हॉल में लोगों की बातें, वेटर इधर उधर भाग रहे थे। सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि कहीं भी कोई गलती न हो, क्योंकि हम सब जानते थे कि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो मालिक हमें वैसे ही नहीं छोड़ने वाला था। सैलरी कटना तो जैसे पहले से ही तय था। उस दिन खाना वाकई बहुत जबरदस्त बनाया गया था। खुशबू पूरे होटल में फैली हुई थी। आज हमारा खाना भी इधर ही था। यह भी कोई रोज रोज की बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमें कभी खाना मिलता हो। अगर खाना बच जाता तो बचा हुआ हम खा लेते थे। इसी उम्मीद में हम सब खुश थे। मेरे दिल में भी एक बात चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर कुछ खाना बच गया तो मैं अपनी पत्नी और माँ के लिए भी थोड़ा सा खाना ले जाऊंगा, क्योंकि घर में अक्सर दाल और सूखी रोटी ही नसीब होती थी। इसी दौरान मेरी नज़र होटल के किचन के दरवाजे पर पड़ी। किचन के बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसकी उम्र शायद 8 से 9 साल के करीब होगी। उसके कपड़े गंदे थे और चेहरे पर धूल जमी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस खाने की तरफ देखे जा रहा था। उसकी नज़रें प्लेटों पर जमी हुई थीं, जैसे कि वो खुशबू को ही निगल रहा हो। मैं काफ़ी देर से उसे देख रहा था। उसका भूखा चेहरा, उसकी सहमी हुई आंसुओं से भरी हुई आंखें मेरे दिल में तीर की तरह लग रही थीं। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुला लिया। मैंने उसे साइड में बिठाया और जहां पर प्लेटें रखी हुई थीं, वहां वह डरता हुआ बैठ गया। मैंने फिर एक प्लेट उठाई और उसमें ढेर सारा खाना डाल दिया। मैंने प्लेट उसके सामने ही रख दी और प्यार से कहा, बेटा कहाँ से आए हो? बहुत भूख लगी है तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं?
उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोला। वो बस खाने पर टूट पड़ा, जैसे कि कई दिनों से भूखा हो। हर निवाला जल्दी जल्दी खा रहा था, जैसे कि कोई उससे खाना छीन लेगा। मैं उसे देखता रहा और फिर वापस अपने काम में लग गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो खाना खा ले, पेट भर ले। उसके बाद कुछ देर में वह उठा और खामोशी से वहां से चला गया। पता नहीं कहाँ गया। शायद वह वहीं का कोई भीख मांगने वाला बच्चा था। उसे खुद ही पता होगा कि कहाँ जाना है। मैंने बस यही सोचा कि अच्छा है, उसका पेट तो भर गया। मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि मैं जानता था कि भूख क्या होती है। मैं समझता था कि जब भूख लगती है तो इंसान के साथ क्या होता है। भूख ऐसा एहसास है जो इंसान को तोड़ देता है। उस वक्त इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना रिश्ता, ना इज्जत और ना डर। भूख ऐसी चीज है कि अगर किसी का बाप भी मरा पड़ा हो तो भी भूख इंसान पर हावी हो जाती है, और उस पल सिर्फ एक निवाला ही सारी दुनिया बन जाता है। एक हफ्ते बाद मुझे होटल के मालिक ने अपने ऑफिस में बुला लिया। मैं दिल ही दिल में घबरा रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि जो मैंने किया है उसकी कीमत मुझे इतनी भारी अदा करनी पड़ेगी। मालिक ने ऑफिस में मुझे बिठाकर सीसीटीवी की फुटेज चला दी। स्क्रीन पर मैं साफ साफ दिखाई दे रहा था, और वह छोटा सा बच्चा भी था जिसे मैंने खाना खिलाया था। मालिक ने यह देखते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। उनकी आवाज काफी ऊंची थी, चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये कौन है जिसको तुमने अंदर बुलाकर खाना खिलाया है? क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? वो कहने लगे कि मुझसे पूछे बिना तुमने ये काम क्यों किया? तुम आखिर होते कौन हो? मैंने धीमी आवाज में कहा कि सर, वो बच्चा गरीब था, उसको बहुत भूख लगी थी। ये सुनते ही मेरा मालिक जोर से बोला, अच्छा तो तुम भी तो गरीब हो, तुम्हें अपना ख्याल नहीं आया। तुम अपने आप को बहुत बड़ा मालिक समझते हो जो लोगों की मदद कर रहे हो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते अंदाज में कहा कि सर, वह तो छोटा बच्चा था। मालिक ने मेरी बात पूरी तरह से सुनी भी नहीं थी कि वह बीच में ही चिल्लाने लगा, ठीक है, फिर तुमने जो उसको खाना खिलाया है वह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारी अब सिर्फ 1 या 2 दिन की सैलरी नहीं बल्कि पूरे महीने की सैलरी काट ली जाएगी। अब तुम्हें अगले महीने ही सैलरी मिलेगी। ये सुनकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था और मैं थरथर कांपने लगा था। मैं बुरी तरह से तड़प उठा। मैं बार बार गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि सर प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। तो वह मेरा मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, अच्छा तो अब तुम्हें पता चला कि तुम गरीब आदमी हो, लेकिन उस वक्त तुम्हारी यह अक्ल कहाँ गई थी जब तुम बहुत बड़े राजा बने हुए थे और अपने दरबार में गरीबों को खाना खिला रहे थे। अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम भी एक गरीब ही हो। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं सर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा और वह लगातार मेरे मुंह पर बोलता चला जा रहा था कि बेवकूफ आदमी, जिन कीमती बर्तनों में करोड़पति आदमी आकर खाना खाते हैं, उन बर्तनों में तुमने गरीब बच्चे को खाना खिला दिया। वह बच्चा जो सड़कों पर भीख मांगता घूमता है और ना जाने कितनी ही बीमारियों से भरा हुआ था और सड़क पर ही सो जाता है। पता नहीं वो किसकी नाजायज औलाद है। तुम जानते भी हो कि अगर उन अमीर लोगों ने यह देख लिया होता कि इस होटल में ऐसे लोग खाना खाते हैं और फिर बाद में इन्हीं बर्तनों में हमें भी खाना खिलाया जाता है, तो हमारे होटल की क्या रेपुटेशन रह जाती। वह चिल्लाकर बोला, इतनी सी बात तुम्हारी छोटी सी अक्ल में क्यों नहीं आती? इसीलिए अब तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कटेगी। अब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह तुम्हारे बाप का होटल नहीं है कि तुम यहां पर जिसकी मर्जी चाहे उसे बुलाकर खाना खिलाने घूमो। फिर आखिर में मालिक ने कहा कि अब तुम यहां से दफा हो जाओ और मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत करो। मालिक ने मेरी ऐसी बेइज्जती की थी कि उसने मुझे सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। हर शब्द मेरे दिल में तीर बनकर उतर गया था। अभी तो यह महीना शुरू हुआ था। पूरे महीने तक मुझे मेहनत करनी थी और फिर अगले महीने भी, तब जाकर कहीं मुझे तनख्वाह मिलती। लेकिन अब मैं यह सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था कि तब तक मेरे घर में क्या होगा। मैं अपने घर का किराया कहाँ से लाऊंगा? राशन कहाँ से आएगा? मेरी माँ की दवा कैसे आएगी? मैं एक कोने में जाकर बैठ गया और रोने लगा। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विक्रम मेरे पास आया।
उसने मुझे इस हालत में देखा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह भी यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि यार, तुम ऐसा करना कि मुझसे कुछ पैसे ले लेना। मैंने कहा कि फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा? यह सुनकर वह खामोश हो गया। फिर बोला कि तो बताओ फिर और क्या करेंगे? अब हम दोनों ही बहुत परेशान थे। उस पल मुझे ऐसा लगा कि गरीब आदमी अगर किसी और का पेट भर दे तो भी उसकी सज़ा उसे अपनी भूख से ही चुकानी पड़ती है। विक्रम मुझसे कहने लगा, तू वाकई राजाओं वाले काम करता है। तेरी जेब में 50 रुपये भी हो तो भी तू गरीब को ही दे देता है। बच्चों को देखकर तेरा दिल इस तरह से क्यों नरम पड़ जाता है? क्या जरूरत थी तुझे उस बच्चे को खाना खिलाने की? वह एक भिखारी बच्चा था। वह तो बाहर से भी कहीं से भी मांगकर खाना खा लेता, लेकिन आखिरकार तूने अपने ही पेट पर लात मार ली है ना। अब 2 महीने तक तू क्या करेगा? मैंने कहा, यार मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरी अपनी कोई संतान नहीं है और इसीलिए मुझे बच्चे पसंद हैं। मेरा दोस्त कहने लगा, तेरी औलाद क्यों नहीं है? क्या भाभी में कोई कमी है? मैंने कहा, नहीं, पता नहीं उसमें दिक्कत है या फिर मुझ में कोई दिक्कत है। हम लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं और जब वह इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह इलाज बहुत महंगा होता है। और अब तो ये हालत है कि समझ ही नहीं आता अपना इलाज करवाऊं या फिर अपना पेट भरूं। इसीलिए मुझे नहीं पता कि कमी किस में है, बस ये है कि बच्चे नहीं हो रहे। हम दोनों कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों की बच्चों की इच्छा है, और इसी वजह से जब भी मैं किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखता हूं तो मेरा दिल पिघल जाता है। वह कहने लगा कि यह सारी बातें तो अपनी जगह रख, लेकिन अब जो हो गया है वह तो ठीक नहीं हो सकता। अब यह 2 महीने बस तू जैसे तैसे अपना गुजारा कर ले, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरी पत्नी ने मेरे चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। ये पत्नियां भी ना जाने कौन सी जादूगरनी होती हैं। मैंने पूरी तरह से अपनी पत्नी से यह सब छुपाने की कोशिश की, उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन ना जाने कैसे वो मेरा चेहरा देखते ही समझ गई। मेरे चेहरे पर थकान, आंखों की नमी, खामोशी, सब कुछ उसकी नज़र से छुप नहीं सका। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैंने तुरंत उससे नज़र चुराकर बोला, नहीं तो कुछ भी तो नहीं है। लेकिन वह चुप नहीं हुई, मेरे पास आकर बैठ गई और दोबारा बोली, नहीं अर्जुन, कोई तो बात है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल भर आया, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर खुद को संभाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी परेशानियां और बढ़ जाएं। वह तो पहले से ही काफी कमजोर और बीमार थी। मैंने उसे निश्चिंत करने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने कहा, नहीं, सच कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है। बस आज बहुत थक गया हूं, काम बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि काफी बड़ी पार्टी थी ना, इसीलिए अब 2-3 दिन तक थकान रहेगी। लेकिन वह मेरी बात सुनकर भी सुकून से नहीं बैठी। उसकी आंखों में फिक्र थी, मगर उसने और ज्यादा सवाल नहीं किए। सिर्फ इतना कहा, ठीक है, खाना खा लो और फिर आराम कर लो। मैं चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। दिमाग में बार बार मालिक की वही बातें गूंज रही थीं। सैलरी काटने का ख्याल, माँ की दवा, घर का किराया। मैं छत को घूर रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला। लेकिन शायद यह झूठ जरूरी था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पत्नी मेरी मजबूरियों का वैसे ही काफी बोझ उठा रही है। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी, जैसे वह सब कुछ जानती हो, लेकिन फिर भी खामोश रही। 1 हफ्ते बाद मैं होटल में काम कर रहा था, लेकिन आज यह काम मुझे बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। मेरे हाथ चल रहे थे, लेकिन दिल बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। मुझे हर वक्त यही ख्याल आ रहा था कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन इस मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। मुझे पता था कि इस महीने मुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसी ख्याल ने मुझे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। मैं प्लेट उठा रहा था, टेबल साफ कर रहा था, लेकिन दिमाग तो जैसे कहीं और ही अटका हुआ था। हर पल बस यही सवाल दिमाग में घूम रहा था कि अब घर कैसे चलेगा, सारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इसी दौरान अचानक बाहर शोर मच गया।
मैंने देखा कि होटल के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुक गई हैं। वे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी थीं। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। वेटर, किचन का स्टाफ, मैनेजर, सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह वह पुलिस नहीं थी जिसके पास हम लोग गए थे। यहाँ तो मामला ही कुछ और लग रहा था। इन गाड़ियों में एक गाड़ी डीएम साहब की भी थी। ये सुनते ही पूरे होटल में खामोशी पसर गई। मालिक भी घबरा गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत स्पेशल रूम खुलवाया। डीएम साहब को स्पेशल कमरे में बिठाया गया और चाय मंगवाई गई। मालिक हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बड़ी इज्जत के साथ पूछा, आप यहाँ कैसे? हमारी गरीब खाने में क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? डीएम साहब ने बड़े सुकून से कहा, आपके होटल में एक आदमी काम करता है जिसका नाम अर्जुन है। उसे बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मेरा ही नाम ले रहे थे। मालिक ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह तुरंत बोल पड़ा, सर, ये भसा आदमी नहीं है। जरूर इसने कोई गुनाह किया है, कोई चोरी की होगी, तभी तो आप इसे पकड़ने आए हैं। मालिक बड़ी बेरहमी से बोला, आप इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। डीएम साहब के साथ आए एक पुलिस वाले ने कहा, पहले आप उसे बुला दीजिए, फिर आपको बता दिया जाएगा कि उसे छोड़ा जाएगा या क्या किया जाएगा। जब मुझे बुलाया गया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत विक्रम को देखा और धीरे से कहा, कहीं वह शिकायत तो पता नहीं चल गई जो हम तब पुलिस के पास लेकर गए थे। यह सुनते ही विक्रम भी घबरा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल न सका। मैं धीरे धीरे कमरे की तरफ गया। हर कदम मेरे लिए बहुत भारी होता जा रहा था। कमरे में घुसते ही डीएम साहब ने मेरी तरफ देखा। उनकी नज़र सीधी मेरी आंखों पर पड़ी। मालिक ऐसे बैठा था जैसे आज मेरी खैर ही नहीं और इस बात से उसे अजीब सी खुशी मिल रही हो। मैं खामोश खड़ा था। दिल में डर और दिमाग में भयंकर टेंशन सवार थी। मैं सोच रहा था कि ना जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। डीएम साहब ने गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? मैंने कांपती हुई आवाज़ में अपना नाम और घर का पता बताने लगा, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था और शब्द मुंह में आकर बार बार अटक रहे थे। डीएम साहब ने यह सब महसूस कर लिया। उन्होंने नरम लहजे में कहा, डरो मत, यहाँ आओ, मेरे सामने आकर बैठो। मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मेरे हाथ आपस में जुड़े हुए थे और पसीना माथे के किनारे से बह रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, जी सर, बताइए क्या बात है। उन्होंने सीधी बात शुरू की। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते तुमने एक बच्चे को खाना खिलाया था ना? ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। तभी मेरे मालिक ने बीच में बात काटते हुए जल्दी से बोला, हाँ हाँ सर, मेरे पास तो इसकी फुटेज भी है। डीएम साहब ने सिर उठाकर कहा, अच्छा, आपके पास फुटेज भी है, जरा मुझे दिखाइए। इसके बाद वह फुटेज स्क्रीन पर चलाई गई। मैं स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था, वो बच्चा भी, प्लेट और खाना भी। मालिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखिए सर, ये ऐसे ही काम करता है, गली से बच्चे पकड़कर उनको खाना खिलाता घूमता है। फिर उसने नफरत से कहा, ता कौन से ये नाजायज बच्चे होते हैं? ये सुनते ही डीएम साहब के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उनकी आंखें एकदम सख्त हो गईं और आवाज में रब आ गया। उन्होंने कहा, ये नाजायज बच्चा नहीं है। ये सुनते ही कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये एमएलए साहब का बेटा है जो पिछले हफ्ते खो गया था। यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया और मुझे भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद डीएम साहब बोलते चले गए। उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे की तलाश में पूरा शहर छान रहे थे। एमएलए साहब ने पूरे शहर को सिर पर उठा रखा था अपने बच्चे को तलाश करवाने के लिए। दरअसल ये बच्चा थोड़ा दिमागी तौर पर कमजोर है। ये बोल नहीं सकता और इसे खुद भी नहीं पता कि ये कहाँ है और क्या हो रहा है। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और कहा कि इसी आदमी की वजह से, इसी भले इंसान की वजह से ना सिर्फ इस बच्चे ने पेट भर खाना खाया, बल्कि हमें बच्चा वापस भी मिला। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह इस होटल से बाहर निकला, हमने उसे ढूंढ लिया। कमरे में मौजूद हर इंसान एकदम सदमे में आ गया था।
डीएम साहब ने कहा कि एमएलए साहब ने फैसला किया है कि इस इंसान को ना सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि इसे पूरी इज्जत से सम्मान भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इसीलिए हम लोग इसे लेने आए हैं और अपने साथ लेकर जा रहे हैं। फिर उन्होंने मालिक की तरफ रुख किया और कड़क लहजे में कहा, और रही बात आपकी, तो आपके खिलाफ भी कुछ बातें हमारे संज्ञान में आई हैं। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस आदमी को यहां से निकाला नहीं जाएगा। यह सुनकर मालिक का गला सूख गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। एक तो वह इस बात पर हैरान था कि जिस बच्चे को मैंने खाना खिलाया वह एमएलए का बेटा था, और दूसरा पुलिस को यह भी पता था कि वह किसे होटल में छुपाकर बैठा है, किस मुजरिम को बचा रहा है। इसका मतलब साफ था कि अब उसकी खैर नहीं है, होटल भी सील हो सकता है। यह सब उसकी समझ में आते ही उसकी सांस उखड़ने लगी। वह कुर्सी पर सीधा बैठ भी नहीं पाया। डीएम साहब खड़े हुए और मुझसे बोले, चलो मेरे साथ। मैं खामोशी से उठा और उनके साथ बाहर आ गया। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। वहां से सारी गाड़ियां रवाना हुईं और फिर मुझे एमएलए साहब के घर की तरफ लेकर जाने लगी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और हैरत भी। विक्रम ने दूर से मुझे देखा और हाथ के इशारे से कहा कि तेरी तो किस्मत ही खुल गई है मेरे दोस्त। गाड़ियां आगे बढ़ती जा रही थीं और मैं सोच रहा था कि वहां जाकर मुझे कौन सा इनाम मिलने वाला है। वे लोग फिर मुझे सच में एमएलए साहब के घर पर लेकर गए। ये कोई साधारण सा घर नहीं था। दरवाजे से ही अंदाजा हो रहा था कि यह लोग सिर्फ मौजूदा सरकार के मंत्री ही नहीं बल्कि काफी बड़े आदमी हैं। वे सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते थे बल्कि अपने हवेली नुमा बंगले में रहते थे, जिसका ऊंचा दरवाजा था। बहुत ही हरा भरा लॉन था, हर तरफ हरियाली और एक अजीब सा सुकून। वे उस वक्त लॉन में बैठे हुए थे। मुझे देखते ही खड़े हो गए और ऐसे मिले जैसे कि मैं उनका कोई बहुत ही पुराना खास रिश्तेदार हूं। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया, मेरा हालचाल पूछा और बार बार मुझे धन्यवाद कहते रहे। इसी दौरान वह बच्चा भी सामने आ गया जिसे मैंने होटल में खाना खिलाया था। उसने मुझे देखा तो अचानक से हंसने लगा, तालियां बजाने लगा, फिर मेरी तरफ दौड़कर आया। उसकी माँ भी वहीं पर मौजूद थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। बच्चा एक साइड में बैठ गया और फिर खिलौनों से खेलने लगा। उन्होंने बताया कि यह बच्चा मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए अक्सर कहीं भी निकल जाता है। ये बोल भी नहीं सकता और किसी को बता भी नहीं सकता कि वह कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सुबह सुबह ही गायब हो गया था। हमने पूरा शहर छान मारा था। हमारे लिए 24 घंटे किसी 24 साल के जैसे हो गए थे। वे कहने लगे कि अगर माँ बाप की औलाद खो जाती है ना, तो वे ना तो जिंदा रह पाते हैं और ना ही मरे हुए में शामिल हो पाते हैं, बस बीच में ही कहीं लटके रहते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने इस बच्चे की मदद क्यों की। मैंने सच सच कह दिया कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। फिर बातों ही बातों में यह बात भी निकल आई कि आखिर औलाद क्यों नहीं है, क्या कोई दिक्कत है। मैंने कहा, पता नहीं, कभी इलाज नहीं करवाया क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, घर की हालत, माँ की बीमारी, पत्नी की कमजोरी और साथ वह कूड़े का ढेर। यह सब सुनकर वे खामोश हो गए। फिर कहने लगे, ऐसी जगह पर तो तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए, वरना तुम लोग कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। मैंने कहा, क्या करें साहब, गरीब आदमी हैं हम। फिर मैंने यह भी बताया कि होटल के मालिक ने इसी बात पर मेरी 2 महीने की सैलरी भी काट ली है और अब मैं बहुत मजबूर हूं। उन्होंने कहा, उस मालिक की तो तुम फिक्र मत करो, उसने जो हरकत की है वह डीएम साहब तक पहुंच चुकी है। मैंने उन्हें बताया कि हम इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि पुलिस ने पैसे खा रखे हैं। डीएम साहब ने तुरंत पूछा, कौन सा पुलिस वाला है। मैंने फिर नाम बताया। उन्होंने कहा, अब उसकी भी खैर नहीं है, तुम फिक्र मत करो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाए और तुम्हारे घर वालों को भी फायदा हो। वह कहने लगे कि मेरा एक दोस्त है जिसका बहुत बड़ा होटल है।
मैं वहां तुम्हें मैनेजर की नौकरी दिलवाऊंगा, वेटर की नहीं। मैंने कहा, सच में मैनेजर? वे बोले, बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है और मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूं। यह सुनकर वे मुस्कुरा दिए, कहने लगे, तो फिर और क्या चाहिए? फिर उन्होंने एक बात और कही जो सुनकर मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। उन्होंने कहा कि आज से तुम हमारे घर में ही रहोगे। लॉन के एक साइड पर एनेक्सी बनी हुई है जिसमें 3 कमरे हैं। किचन है, बाथरूम है, बिजली पानी सबकी अलग से व्यवस्था है। वे कहने लगे कि तुम यहीं पर रहो और तुम्हें हमारा कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, बस अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। मैं वहीं बैठकर रोने लगा। मेरे तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार उनका धन्यवाद अदा कर रहा था। वे कहने लगे, धन्यवाद की कोई बात नहीं, क्योंकि यह तो तुम्हारा अधिकार है। अगले ही दिन मैं अपनी माँ और पत्नी को लेकर वहां पर शिफ्ट हो गया। हमारे लिए वह घर किसी सपने से कम नहीं था, ऐसा सपना जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी माँ ने चैन की सांस ली। मेरी पत्नी की आंखों में बरसों बाद सुकून नजर आया था। मैंने विक्रम को भी सब कुछ बता दिया। वह भी सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने सिफारिश करके विक्रम की भी नौकरी एक अच्छे होटल में लगवा दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो काली अंधेरी रात के बाद एक उजला सवेरा जरूर होता है। उसके बाद तो हमारी जिंदगी इस सफर के इम्तिहान के बाद सच में ठीक हो गई थी। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद सांस लेने के लिए साफ हवा मिल गई हो। मेरी माँ का मन कायदे से वहां पर इलाज हो गया। अच्छी दवाइयाँ, साफ माहौल, वक्त पर खाना, और बस इन सब की वजह से कुछ ही हफ्तों में उनकी हालत बदलने लगी। वह जो हर वक्त चारपाई से ही लगी रहती थीं, अब खुद से उठकर बैठने लगी। उनके चेहरे की सूजन भी कम होने लगी थी। आंखों में फिर से जिंदगी नजर आने लगी थी। मेरी पत्नी भी पहले से बहुत बेहतर तरीके से रहने लगी। वो जो हर वक्त बुखार और दर्द में रहती थी, अब हल्का फुल्का महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट वापस आ गई थी जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी, क्योंकि असली दिक्कत वही थी। गंदगी, बदबू, जहां मक्खियाँ थीं और बीमार कर देने वाला माहौल था। जब हम साफ सुथरे माहौल में आए तो हमारी शक्ल सूरत ही पूरी तरह से बदल गई। सांस लेना आसान हो गया। रात को सुकून की नींद आने लगी और दिल का बोझ भी हल्का हो गया था। वह जगह जहां अब हम रहने लगे थे, वहां सुबह चिड़ियों की आवाज आती थी, हवा ताज़ी होती थी। ना तो कोई कूड़ा था, नाली का तूफान। मैं अक्सर सोचता था कि इंसान का आधा दुख सिर्फ माहौल बदलने से ही खत्म हो जाता है। एमएलए साहब के बेटे का नाम आर्यन था, वही बच्चा जिसे मैं होटल में खाना खिलाया था। मैं उसके साथ खेलता भी था, कभी लॉन में क्रिकेट तो कभी खिलौनों के साथ। वह मुझे देखते ही खुश हो जाता, तालियां बजाने लगता और मेरी तरफ दौड़कर आ जाता। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। मैं उसका काफी ख्याल रखता था, उसे कहानी सुनाता, उसके साथ खूब हंसता खेलता। वह बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। मेरी पत्नी के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और रिश्ता बिल्कुल बड़ी बहन जैसा बन गया था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थीं, कभी साथ बैठकर बातें करतीं तो कभी हंसती मुस्कुरातीं। अगर घर में कभी कोई पार्टी होती तो मेरी पत्नी खुद जाकर खाना पकाने में उनकी मदद करती थी, क्योंकि इतने नौकर होने के बावजूद भी एमएलए साहब की पत्नी को कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाना पसंद था। वह हमें कभी भी यह एहसास नहीं होने देते थे कि हम वहाँ मेहमान हैं, नौकर हैं या फिर उनके रहम-ओ-करम पर हैं। एक दिन उन्होंने हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। हमने अपनी सारी बातें वहाँ बताई कि हमें संतान नहीं हुई है, कमजोरी है, और पिछले हालात भी बताए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि दिक्कत बहुत छोटी सी है, 3 महीने तक आप दवाइयाँ खाइए और फिर भगवान की कृपा से आपको औलाद की खुशी जरूर मिल जाएगी, और इस दौरान आप दोनों को एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बरसों बाद दिल से उम्मीद महसूस की। हमने फिर कायदे से दवाइयाँ खाईं, परहेज किया और सब्र भी रखा। 3 महीने गुजरे और फिर वह दिन आया जिस दिन हमारी मेहनत रंग लाई। उस दिन हमारी जिंदगी बदल गई।
मेरी पत्नी ने शर्माते हुए मुझे बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही मेरे पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मैं तुरंत भगवान के आगे झुक गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था, जो आज मुझे नसीब हो गई थी। धीरे धीरे जब मेरी पत्नी का पेट बढ़ने लगा, तो आर्यन इशारों में मुझसे पूछने लगा कि क्या कोई छोटा आने वाला है। मैंने उससे कहा, हाँ, ये तुम्हारा छोटा भाई आएगा। ये सुनकर वह हंसने लगा और तालियां बजाकर खुशी से उछलने लगा। हमारी जिंदगी वहां खुशियों से भर गई थी। जितने भी दुख थे, जिनसे हमें जख्म मिले थे, वह भरने लगे थे। मैंने अपनी मां को हंसते हुए देखा। मेरी पत्नी के चेहरे पर अब चमक थी और मैं दिल ही दिल में भगवान को हर रोज धन्यवाद कहता था। विक्रम की बात अब मुझे समझ में आ रही थी। वह ठीक ही कहता था कि एक दिन सब ठीक हो जाता है। बस हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी से यह सीखा कि भलाई कभी बेकार नहीं जाती, चाहे वह एक प्लेट खाना ही क्यों ना हो। भगवान किसी न किसी जरिए से उसका फल हमें जरूर देता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मेरा दिल कहता है कि अगर उस दिन मैंने उन बच्चों को खाना न खिलाया होता, तो शायद आज मेरी जिंदगी भी वही होती जहां पहले थी, जहां मायूसी, बीमारी और अंधेरा पसरा था। लेकिन अब हमारी जिंदगी में रोशनी थी, सुकून था और उम्मीद थी, और यही असली दौलत है। कभी कभी इंसान ये समझता है कि भगवान उसे देख ही नहीं रहा। जो कुछ हो रहा है बस उसी के साथ हो रहा है और वही सब बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं, उन्हें सब कुछ याद होता है। हम खुद सब्र करके भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को सब याद होता है कि हमने कहाँ सब्र किया था और किस जगह हमारे साथ बुरा हुआ था, हमारे साथ जुल्म हुआ था, हमें दुख पहुंचा था, हमारा दिल टूटा था, क्योंकि वह कुछ नहीं बोलते। और फिर एक न एक दिन हमें उसका सिला मिलता है। हमें इसीलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी इंसानियत को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले, तो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी कौन सी भलाई आपकी जिंदगी ही बदल दे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।